ये हमारे पर्यावरण की दूसरी वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की है। इसमें हम प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। प्रदूषण सबसे पहले पढ़ते हैं हम जल प्रदूषण। जल प्रदूषण जो है, जल में घुली ऑक्सीजन के आधार पर पता चलता है कि जल में कितना प्रदूषण है। यह बीओडी के आधार पर मापा जाता है। बीओडी जो है वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसकी फुल फॉर्म होती है। यह 30 मिली पर लीटर के हिसाब से, अगर इससे ऊपर है तो जल प्रदूषण बहुत ज़्यादा होने लगेगा, जो वर्तमान में 80 मिली पर लीटर के हिसाब से है। तो जल प्रदूषण की मात्रा लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जो फैक्ट्री और सीवेज से कचरा है वो सीधा नदियों में प्रवेश कर रहा है। उससे जल प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जो कानपुर से प्रयागराज के मध्य सबसे ज़्यादा है। अब बात करते हैं इससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं। अगर जल में एस्बेस्टोसम रेसो को जल में अगर मिले हैं तो उससे एस्बेस्टोसिस रोग हो जाता है। अगर जल में पारा युक्त जल है तो उससे मिनीमाता रोग हो जाता है। अगर नाइट्रेट युक्त जल है, मतलब नाइट्रेट जल में ज़्यादा घुला है, तो उससे ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। इससे ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है और शरीर नीला पड़ जाता है। ये इसकी कंडीशन है। अगर जल में ऑर्सेनिक युक्त जल है तो उससे कैरोटोसिस और ब्लैक फुट रोग हो जाता है, और यह भूमिगत जल को दूषित करता है। तो ये जल प्रदूषण से होने वाले जो रोग हैं उसके बारे में था। अब बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण जो है ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। ग्रीन मफलर जो है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर होता क्या है, इसको भी जान लेते हैं। जब कोई नेशनल हाईवे या कोई रोड होती है तो उसके दोनों तरफ पेड़ों को लगाया जाता है, हरे पेड़ों को, जिससे जो वाहनों से उत्पन्न शोर है वो हरे पौधे अवशोषित कर सकें। इसको ग्रीन मफलर कहा जाता है। ये प्रक्रिया जो है ग्रीन मफलर कहलाती है। किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से। अब बात करते हैं जो तरंगे उत्पन्न होती है वो 3 प्रकार की होती है। अपश्रव्य, जो हम तरंगों को मापते हैं हर्ट्ज में मापते हैं। 20 हर्ट्ज से अगर कम की तरंगे हैं तो वो अपश्रव्य तरंगे होती हैं, जिसको हम नहीं सुन सकते। श्रव्य तरंगे 20,000 से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं, वो श्रव्य तरंगे होती हैं, इनको हम सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक की होती हैं, इनको भी हम नहीं सुन सकते। चमगादड़ जो उत्पन्न करती हैं वो पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती है। चमगादड़ उड़ते हुए पराश्रव्य तरंगे जब उत्पन्न करती है तो सामने अगर वो टकरा के वापस आ जाए तो उनको पता चल जाता है कि सामने कुछ है। अब ध्वनि की तीव्रता जो हम डेसिबल में मापते हैं, तीव्रता हम मापेंगे डेसिबल में। WHO ने दिन और रात की जो ध्वनि है वो सामान्य ध्वनि को जो मापक रखा है वो है 45 डेसिबल और 35 डेसिबल। अगर दिन में 45 डेसिबल है तो सही है, और रात में 35 डेसिबल। इससे ज़्यादा होने पर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होगा। ध्वनि प्रदूषण 80-90 डेसिबल तक ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। अब बात करते हैं गंगा में बीओडी सर्वाधिक कहाँ पे है? कानपुर से प्रयागराज के मध्य, मतलब सबसे ज़्यादा प्रदूषण वहाँ पे गंगा में पाया जाता है। 3 दिसंबर भोपाल गैस त्रासदी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नाभिकीय घटना है ये। 3 दिसंबर 1984 को MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसने से यह भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। इसमें बहुत लोगों की जान गई थी। अब बात करते हैं कुछ अधिनियम। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया, मतलब जल प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। वायु प्रदूषण 1981 में, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, जिससे छाता विधान भी कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस अधिनियम को छाता विधान अधिनियम भी कहा गया है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को। अब बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी। किसकी खोज हेनरी बैक्यूरेल ने की थी? 1986 में। और इसकी जो इकाई प्रदूषण मापन की है वो रोडजन और क्यूरी या रैम, ये इसके मापक हैं, जो मात्रक होते हैं। रोडजन, क्यूरी, रैम। अब बात करते हैं सम्मेलन हेलेंस्की सम्मेलन 1974 में हुआ। यह समुद्री पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हुआ था। वियना सम्मेलन 1985 में हुआ, हानिकारक पदार्थों से ओजोन परत की सुरक्षा करने के लिए हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया है। कब हुआ? 1987 में। और किससे संबंधित है? ये बहुत बार आया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब बात करते हैं बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? जेट्रोफा से। घटपर्णी पौधा क्या होता है? ये CTET में बहुत बार पूछा गया है। निपेथिन्स होता है, एक पौधा होता है जो अपनी सुरीली आवाज़ निकालता है और कीट पतंगों, मेंढक कीट पतंगों को आकर्षित करता है अपनी ओर आने के लिए, और उनको उनका शिकार कर लेता है। तो वो पौधा होता है घटपर्णी, जिसे निपेथिन्स कहा जाता है। CTET के एग्जाम में बहुत बार आया है क्वेश्चन।
अब बात करते हैं पर्यावरण संगठन UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका गठन हुआ है 1972 में। यूनेप का मुख्यालय नैरोबी में है, जो केन्या में पड़ता है। ग्लोबल 500 पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ग्लोबल 500 पुरस्कार किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। और किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये यूनेप संस्था है, किसके द्वारा दिया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून जो है यूनेप ने ही शुरू किया था इसको बनाना। 1974 में से सर पहली बार बनाया गया है, 1974 से। विश्व पर्यावरण दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इतनी बार आ चुका है, बहुत बार ये। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है और किसने शुरू किया है? यूनेप ने। कब से शुरू हुआ? 1974 से। इसका गठन तो 1972 में हुआ, लेकिन इसका जो शुरुआत है विश्व पर्यावरण दिवस की, वो 1974 से हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा कार्य योजना 1985 से शुरू हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन 1974। NGT राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो है, इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मतलब एक न्यायाधिकरण है जो पर्यावरण से संबंधित शिकायतों पर सुनवाई करता है। इसकी 4 अन्य पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में। अब रेडान गैस एक ऐसी गैस है जो नोबल गैसों में वायु में नहीं पाई जाती। रेडान गैस जो नोबल गैस होती हैं, हमारा अंतिम ग्रुप होता है ये, उसमें रेडान गैस है जो नोबल गैस होती है, वो वायु में नहीं होती। अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि अंटार्कटिका है भारत के शोध संस्थान। तो प्रथम है दक्षिण गंगोत्री, द्वितीय है मैत्री, तृतीय है भारती। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अब बात करते हैं वायु प्रदूषण की। लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक हैं, ये भी बहुत बार आया एग्जाम में। लाइकेन जो होते हैं वायु प्रदूषण के बहुत अच्छे सूचक हैं। मीथेन गैस जो है धान की खेतों तथा जुगाली करने वाले मवेशी के हवा में छोड़ते हैं। मतलब धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस। और जो हमारे पशु होते हैं वो जुगाली करते समय कौन सी गैस छोड़ते हैं? वो भी मीथेन गैस छोड़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। CFC जो है वो रेफ्रिजरेटर से निकलती है हमारी, ये भी वायु प्रदूषण करती है। सुपरसोनिक जेट जो है उनसे N2O, NO और NO2 गैस, ये गैसें निकलती हैं, ये भी प्रदूषण करती हैं। सिगरेट के धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन गैस निकलती है। तो ये सारी जो गैसें हैं ये वायु प्रदूषण को बढ़ाती हैं। धूमकोहरा क्या होता है? धूमकोहरा कारखानों की चिमनी से निकलने वाला गंधक का कोहरा। कोहरे से, गंधक का जब कोहरे से संपर्क होता है, मतलब जब चिमनी से निकलने वाला जो गंधक का धुआं होता है वो कोहरे से जब संपर्क करता है तो उसे धूमकोहरा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दमघोटू गैस के नाम से किसे जाना जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर ये गैस है और हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही तो ये इसके कारण दम घुट जाता है। SO2 जो है वो क्रैकिंग गैस कहलाती है। अब बात करते हैं अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ल वर्षा जो है, वर्षा के साथ जब नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है पृथ्वी पर आते हैं तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। जब वर्षा के साथ ये दोनों तत्व आते हैं, जो मतलब मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड है, ये आगरा में ताजमहल के लिए बहुत हानिकारक होती जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि जो ताजमहल के लिए कौन सी हानिकारक गैस है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, NO2 वाली। ये दोनों अम्ल वर्षा के साथ जो है पृथ्वी पर आते हैं। अब जो कुछ वो हैं तत्व, उनसे प्रभावित अंग कौन कौन से होते हैं? कैडमियम जो है ये श्वसन क्रिया में, जब हम सांस लेते हैं तो ये तत्व अगर हमारे अंदर चले जाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो हमें कौन कौन सा इफेक्ट करते हैं? कैडमियम जो है श्वसन क्रिया में, इसके कारण इटाई रोग हो जाता है। बेंजीन के कारण रक्त कैंसर हो जाता है। पारा उदर को, सीसा नर्वस सिस्टम को, एस्बेस्टस धूल फेफड़े को, और कार्बन मोनोऑक्साइड त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन रक्त धाराएं को प्रभावित करती हैं। तो ये जो हमारे अंग हैं इनके द्वारा प्रभावित होते हैं। अब बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2 बार हुए हैं। एक तो 1992 में हुआ है पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जो हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, ये हमारी पहली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया। और दूसरा हुआ था 2002 में जोहान्सबर्ग में, जिसे जोहान्सबर्ग सम्मेलन भी कहा जाता है। पहला पृथ्वी सम्मेलन, इसमें जो है एजेंडा 21 टिकाऊ विकास के लिए एजेंडा 21 लाया गया था। और जो दूसरा हुआ था जोहान्सबर्ग में 2002 में, उसमें सतत विकास की संकल्पना लाए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो देख लेते हैं। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बढ़ती मात्रा को नियंत्रण करने के लिए इसको लाए थे। अब बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। ये भी एग्जाम में इतनी बार आया, बहुत ज़्यादा। क्योटो प्रोटोकॉल जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ये पूछा जाता है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है?
जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इसको क्योटो सम्मेलन क्यों कहा गया? क्योंकि ये जापान के क्योटो शहर में हुआ था 1997 में। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर 1997 को यह क्योटो शहर है उसका जापान का, वहाँ पे हुआ था। इसमें 6 गैसों के उत्सर्जन में कमी करने के लिए हुआ था ये। जो 6 गैस हैं प्रदूषण बढ़ाने वाली, उनकी मात्रा में कमी करने के लिए। ट्रैफिक जो है एक संस्था है जिसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है। 1976 में इसका गठन हुआ। पशुओं के अवैध व्यापार को रोकने के लिए, मतलब जो पशु हैं उनको मारकर उनकी हड्डी खाल उल बेचती जाती है, तो इसको रोकने के लिए ट्रैफिक संस्था का गठन हुआ 1976 में। इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है, यूके में। अब बात करते हैं WWW विश्व वन्य जीव कोष। इसकी स्थापना 1969 में हुई है। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ये सारी संस्था पर्यावरण से संबंधित हैं। मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस ये हुई है 1979 में स्कॉटहोम में। इसका नारा है ओनली वन अर्थ। हरित जज की संज्ञा दी गई है कुलदीप सिंह को। पर्यावरण पर एक इन्होंने प्रसिद्ध फैसला दिया था, तो इसलिए इन्हें हरित जज की संज्ञा दी गई है। ओजोन क्षरण रोकने हेतु उपाय। वियना संधि 1985 में हुई, मतलब ओजोन क्षरण को रोकने के लिए कई सारे उपाय हुए हैं। वियना संधि किससे संबंधित है? ओजोन क्षरण से रोकने के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1992 में शामिल हुआ भारत इसमें। 33 देशों में भारत 1992 में शामिल हुआ। ये भी ओजोन संरक्षण से संबंधित है। किगाली समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था उसी में संशोधन हुआ 2016 में। 2019 से ये लागू हुआ। 197 देश इसमें शामिल हैं ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु। मतलब जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था उसी में ये संशोधन हुआ है, किगाली समझौता। अब बात करते हैं ओजोन संरक्षण। ओजोन परत पाई कहाँ जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। सबसे पहले सौर मंडल, फिर समताप, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। ये इस प्रकार से मंडल पाए जाते हैं। तो समताप मंडल में पाई जाती है, जिसमें वायुयान उड़ाने की भी बहुत अच्छी दशा होती है, क्योंकि वहाँ तापमान समान रहता है समताप मंडल में। स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं इसको। ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। ओजोन परत की जो खोज की थी वो चार्ल्स कैब्रे ने की थी और हेनरी बुसान ने। कब की थी? फ्रांस के थे ये दोनों। 1913 में की थी। ऑक्सीजन के अणु जो है परावैंगनिक किरणों से क्रिया करके ओजोन बनाते हैं। O2 जो है परावैंगनिक किरणों से क्रिया करके O3 का निर्माण करती है। अब बात करते हैं क्षय। ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है वो सर्वाधिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को रोकती है। तत्व जो है इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और CFS, मतलब जो इसके क्षरण के लिए उत्तरदायी हैं। जो मतलब जो ओजोन परत का क्षरण कर रहे हैं उसमें क्लोरीन सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीन, और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी Cl पाया जाता है। Cl का एक परमाणु जो है ओजोन परत के 100 अणुओं को नष्ट कर देता है। देखो कितनी खतरनाक है ये। क्लोरीन गैस जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक है ओजोन परत के लिए। CFC जो है फ्रोन, इसका प्रयोग हम आग बुझाने में करते हैं, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में भी करते हैं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब बात करते हैं ओजोन छिद्र। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया कि ओजोन छिद्र सबसे पहले कहाँ पे देखा गया? तो 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया ओजोन छिद्र। ओजोन की परत की मोटाई मापने के लिए डाप्सन का प्रयोग किया जाता है। डाप्सन इकाई हुई एक। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है। अब बात करते हैं संविधान में पर्यावरण क्या है, मतलब संविधान में पर्यावरण के लिए क्या क्या किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा एक 48 कै जोड़ा गया, जिसमें कहा गया है कि राज्य पर्यावरण के संरक्षण व वन्य जीवों की रक्षा करेगा। 51 के कै मौलिक कर्तव्य में वन, नदी, झील को संरक्षण प्रदान करेगा। यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो ये संविधान में कुछ मौलिक चीज़ें जोड़ी गई हैं। अब बात करते हैं कुछ अधिनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में की दृष्टि से, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। जल प्रदूषक निरोधक नियंत्रण अधिनियम 1974। वायु प्रदूषक निरोधक नियंत्रण अधिनियम 1981। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से छाता विधान भी कहा गया है। वन संरक्षण अधिनियम 1980। जैव विविधता अधिनियम 2002। ये भी बहुत बार आया एग्जाम में। भारत ने संसद में जो है जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया, बहुत बार आया ये भी। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से संबंधित है। पर्यावरण विशेषज्ञ, ये कुछ व्यक्ति हैं जो पर्यावरण से जुड़े हुए रहे हैं बहुत समय तक। मेधा पाटेकर और अरुंधति रॉय, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा नदी पर जब सरदार सरोवर बांध बन रहा था उसके निर्माण कार्य को रोकने के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। मेधा पाटेकर और अरुंधति रॉय ने। रविंद्र कुमार सिन्हा जो है इन्हें डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। राजेंद्र सिंह भारत का जल पुरुष कहा जाता है। रामदेव मिश्रा भारत में इन्हें पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक कहा जाता है इन्हें।
ये भारत के बर्डमैन हैं। इनकी पुस्तक बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स प्रसिद्ध है। इनके प्रयास से केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर स्थापित हुआ है राजस्थान में। केवलादेव एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में, इन्हीं के प्रयास से वो हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पक्षी वैज्ञानिक कौन थे? सलीम अली। इनके नाम से एक सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब बात करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा, जो जिनका संबंध उत्तराखंड से है। वृक्ष मित्र, इनका चिपको आंदोलन में बहुत ज़्यादा योगदान था। बंगारी मथाई केन्या के थिए, इनका धारणीय विकास में योगदान था। पांडुरंग हेगड़े, कर्नाटक में अपिक्को आंदोलन हुआ था, मतलब ये चिपको आंदोलन जैसा था, कर्नाटक में हुआ था पांडुरंग हेगड़े। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन जो हुआ था उसमें गोरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट का बहुत योगदान था। अब बात करते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया कि प्रकृति हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, हमारे लालच को नहीं। अब वन रिपोर्ट 2021 के बारे में देखते हैं कि कुल वन जो है वो 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर है, वर्ग किलोमीटर है। जो है 24.62% 24, अगर क्वेश्चन आता है किस तरीके से आएगा, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने परसेंट बने, तो 24.62%, ये तो कुल हो गए। अगर वृक्ष की बात करें तो इसमें 21.71% वृक्ष हैं और वृक्षावरण 2.91% है। तो ये टोटल कुल हैं इतने, अगर वृक्ष पूछे हैं तो इतने और वृक्षावरण इतना। वन नीति के बारे में अगली वीडियो में अच्छे से देखेंगे, बहुत पूरा एक पेपर वन रिपोर्ट से है। तो ये हमारे पर्यावरण की जो है दूसरी वीडियो थी। इसके बाद एक वीडियो और बननी है और पूरा पर्यावरण जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट सारे इसमें कवर किए हुए हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।